पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट की वेव नेचर को साबित करने के लिए, उसका एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बेहतरीन मिसालें हैं। मगर इन मिसालों से ये नहीं पता चल सकता कि लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हैं या ट्रांसवर्स। पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये सजेस्ट करती है कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इस तस्वीर में आपको इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक कंपोनेंट की वाइब्रेशंस दोनों नज़र आ रही हैं। पोलराइजेशन की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड, यानी रोक दिया जाता है टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जैसे कि इस डायग्राम में देखें, अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड फिल्टर में से गुजरने के बाद सिर्फ वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है। पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होती है, जैसे कि लाइट वेव्स, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होती, जैसे कि साउंड वेव्स। पोलराइजेशन को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट देखें। कंसीडर करें ट्रांसवर्स वेव्स ऑन डिफरेंट स्ट्रिंग्स। इनके सामने अगर एक वर्टिकल फिल्टर रख दिया जाए तो उसमें से सिर्फ वर्टिकली पोलराइज्ड वेव पास होंगी। अब अगर इनके सामने एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर भी रख दें तो ये वाली वर्टिकली पोलराइज्ड वेव्स भी ब्लॉक हो जाएंगी। ऑर्डिनरी लाइट वेव्स वाइब्रेट करती हैं इन ऑल डायरेक्शंस। इनको पोलराइज करने के लिए पोलराइज फिल्टर में से गुजारा जाता है। सवाल पैदा होता है कि ऑर्डिनरी लाइट पोलराइज्ड क्यों नहीं है। देखें, इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कह लें पे जंप करता है तो एनर्जी लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट। और अगर आप गौर से एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम मोशन है, जिसकी वजह से लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन डिफरेंट प्लेन्स में हो रही है इन डिफरेंट टाइम्स इन ऑल डायरेक्शंस। नॉन पोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। ऐसा करने से सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस वाली बीम बाकी रहेगी और बाकी तमाम वेव्स रिमूव हो जाएंगी। और पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के 4 फेमस मेथड्स हैं: सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स, जिसको हम डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग, यही याद रख लें तो आपको भूलेंगे नहीं। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ये सबसे कॉमन मेथड है जो कि यूज़ करता है किसी पोलराइड क्रिस्टल को, जिसको डाइकोरिक सब्सटेंस भी कहते हैं। डाइकोरिक मतलब वो सब्सटेंस जो कुछ रेज एब्जॉर्ब कर ले, और ये ख़ास किस्म के क्रिस्टल्स से बनते हैं, जैसे कि क्वाइनाइन आयोडोसल्फेट क्रिस्टल्स। बुक में 2 टोरमलीन क्रिस्टल्स को इन सीरीज़ यूज़ करके पोलराइजेशन शो की गई है, जो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, ये इसकी डायग्राम है। जब भी लाइट किसी रिफ्रैक्टिव सरफेस पे पड़ती है, जिसके नतीजे में रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट का आपस का एंगल 90 डिग्री हो, तो रिफ्लेक्टेड लाइट लीनियरली पोलराइज्ड होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस के बीच 90 डिग्री का एंगल बने, उसको ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मुझे लफ्ज़ ब्रूस्टर याद नहीं रहता था, इसलिए मैंने इसको रूस्टर के साथ बी लगा कर याद रखा था, और स्पेलिंग तो याद ही थी। रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स, देखें, पिछले रिफ्लेक्शन वाले मेथड से हमें ये तो नज़र आ ही रहा है कि रिफ्रैक्टेड वेव्स पार्शली पोलराइज्ड होती हैं, और क्योंकि बुक ने इसको डिटेल में पढ़ाया नहीं, बस इसी पे इत्तेफाक किया है, तो हम भी इसको बस यहीं तक देखते हैं। स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स, इसको डायग्राम से समझें। एयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स से जब अनपोलराइज्ड लाइट टकराती है तो कुछ रेज अनपोलराइज्ड, कुछ पार्शली पोलराइज्ड और कुछ कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती हैं। वो रेज जो पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रेज हों, वो कंप्लीटली अनपोलराइज्ड रहती हैं, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आती। वो रेज जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेव्स हों, वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती हैं। इनके अलावा किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर होने वाली वेव्स पार्शली पोलराइज्ड होती हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में ब्रूस्टर लॉ की इक्वेशन डिराइव करने के लिए आ सकती है।
सबसे पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ कर लेते हैं आर, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, इसलिए इसको भी हम आई लिख देते हैं। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, जो कि बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के एरिया में। एयर वाले एरिया को हम मीडियम 1 कह देते हैं, और जिस सरफेस में रिफ्रैक्ट हो रही है उसको मीडियम 2 कह देते हैं। इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं n1 और n2। तो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन बन जाती है n1 मल्टीप्लाई बाय साइन आई इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ r। अब I और R का कोई ना कोई रिलेशन बनाना है, तो इस कंप्लीट एंगल को देखें जो कि 180 डिग्री का है। और ये किन एंगल से मिलकर बन रहा है? एंगल I प्लस एंगल 90 प्लस एंगल R, ये तीनों मिलके बन रहे हैं 180 डिग्री। इससे R इक्वल हो जाता है, जब 90 उस तरफ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, 90 बन जाएगा तो 90, और जब I उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा तो माइनस I। और इस R की वैल्यू को स्नेल्स लॉ की इक्वेशन में डालें तो बन जाएगी n1 साइन I इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ 90 माइनस I, और साइन ऑफ 90 माइनस I होता है इक्वल टू कॉस ऑफ I। कुछ स्टूडेंट्स की मैथ वीक है, उनको ये पॉइंट समझा दूं। देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है विद साइड्स ए बी एंड सी। ये 90 का एंगल है। अगर ये एंगल इसको हम थीटा कह दें तो ये एंगल कितना होगा? देखें, एक ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो पीछे इन दोनों का सम भी 90 होगा। और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब देखें, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करली ब्राउन हेयर से। तो इस केस में कॉस थीटा को देखें, कॉस के साथ बेस क्या है, ए, तो ए लिख लिया, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या है कॉस थीटा के साथ, सी, तो ए डिवाइडेड बाय सी, ये कॉस थीटा है। अब इसी ट्राइंगल के ऊपर अब हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इस एंगल का साइन ऑफ 90 माइनस थीटा देखना है। तो सम पीपल हैव, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के केस में परपेंडिकुलर क्या है, जो इसके ऑपोजिट है, ए, तो वो लिख लेंगे ए डिवाइडेड बाय इसके केस में हाइपोटेन्यूज क्या है, ये परपेंडिकुलर है तो ये तो बेस है तो ये हाइपोटेन्यूज है, सी। देखें, दोनों कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये हम लोग अब यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं, साइन ऑफ 90 माइनस आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ आई। इसको रीअरेंज करेंगे, साइन ऑफ आई कॉस आई इधर ले जाएंगे, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1, और साइन आई बटा कॉस आई क्या होता है, टेंजेंट आई इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1, और ये है आपके ब्रूस्टर्स लॉ की इक्वेशन।